नमस्कार प्यारे बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अपन ने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पहले ये पढ़ लिया है बेटा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता क्या है, इसके टाइप्स बता दिए और इसके कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो अपन ने डिस्कशन कर लिए बेटा। अब आज अपन जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसका ये लास्ट टॉपिक है बेटा, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जो कंपटीशन वगैरह में भी आते हैं, तो मैंने नोट लिख रखा है कई बार, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी से रिलेटेड होता है। मानक ईसीजी में आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो कई बार ये प्रश्न राइज होता है कि व्हाट इज फादर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या फादर ऑफ ईसीजी। तो फादर ऑफ ईसीजी जो है बेटा उन्हें इंथोवेन के नाम से जाना जाता है, यानी ईसीजी के जो जनक हैं वो इंथोवेन नामक वैज्ञानिक को माना गया है। अब इसके बाद कई बार ये भी प्रश्न उठता है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के निर्माण को कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं। तो पहला है बेटा डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब आप जानते हो आयाम। अब आयाम की दिशा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर है या नीचे, यानी पहला जो फैक्टर अफेक्टेड करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड। इस आयाम की दिशा ऊपर होगा तो पॉजिटिव और नीचे होगा तो नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड पहला फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। दूसरा, पोजीशन ऑफ वेव इन कॉम्प्लेक्स। जैसे मान लो बेटा मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स जो आज का टॉपिक है वो बना रखी, तो आप देखो किसी के अंदर एक वेव है, किसी के अंदर दो है, किसी के अंदर तीन वेव है। तो यहाँ पर बेटा इन सब वेव की जो पोजीशन होती है उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में वो अलग अलग होती है। तो ये भी कारक होता है पोजीशन ऑफ वेव इन कॉम्प्लेक्स। किसी भी वेव की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में पोजीशन भी इसको अफेक्ट करती है। और तीसरा है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी अगर कोई भी एम्पलीट्यूड है किसी भी डिफ्लेक्शन का ऊपर है या नीचे है वो कितना ज्यादा है, वो ये तीन चीजें बेटा इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अफेक्टेड करती हैं। और ये जो मैंने पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, इंथोवेन को ईसीजी के जनक या ईसीजी के पिता माना जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बता रखे। एग्जांपल्स फर्स्ट बेटा, जैसे कि अपन ने जो मोनोफेजिक पढ़ा था फर्स्ट वाला वेव, इसी में केवल इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ओनली सिंगल वेव है बेटा। तो सिंगल वेव है तो ये मोनोफेजिक होगा। यहां भी सिंगल, ये दोनों ऊपर है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के, यहां भी सिंगल यहां भी सिंगल, यानी ये वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये वाला। ऊपर की जो चारों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं बेटा उनमें केवल सिंगल वेव है, सिंगल वेव बना रखी, इस वजह से इसको बोलेंगे मोनोफेजिक। ये देखो आर। अब यहाँ पे सर आपने स्मॉल आर लिखा और यहाँ पे कैपिटल आर लिखा, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ये देखो बेटा इस लाइन को अपन ने बोला था आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, इसके ऊपर जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, थोड़ा कम है तो स्मॉल आर, ऊपर की ओर है तो ज्यादा। और अगर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन की जो नीचे होगा वो नीचे वाला होगा बेटा स्मॉल क्यू, क्योंकि अपन बोलते हैं क्यू आर एस। क्यू वाली मैंने कहा था फर्स्ट वेव तो नेगेटिव, सेकंड वेव पॉजिटिव, थर्ड वेव नेगेटिव। तो ये देखो आर वेव, ये भी आर लेकिन एम्पलीट्यूड ज्यादा है, नीचे है तो क्यू और ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो कैपिटल क्यू। ये मोनोफेजिक। अब इस वाले में देखो बेटा इसमें और इसमें दो वेव हैं, एक नीचे जा रही है और एक ऊपर, यहां भी एक नीचे एक ऊपर, दो है तो बाइफेजिक हो गया ये। लेकिन देखो छोटी है एम्पलीट्यूड तो स्मॉल क्यू, ऊपर वाला लार्ज है तो कैपिटल आर, यहाँ दोनों कैपिटल है तो कैपिटल क्यू कैपिटल आर, और यहाँ पे बेटा स्मॉल क्यू और स्मॉल आर, क्योंकि दोनों एम्पलीट्यूड छोटे हैं। तो ये इसमें दो वेव बता रखी है क्यू और आर, तो ये बाइफेजिक हो गया। ट्राइफेजिक क्या होता है? जिसमें तीनों वेव, इसमें देखो बेटा क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, तीनों वेव्स को शो कर रखा है, क्योंकि इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में तीन वेव्स हैं बेटा, तो ये ट्राइफेजिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। ये स्मॉल वाला है तो स्मॉल क्यू, अपर वाला एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो कैपिटल आर और वापिस स्मॉल। ठीक है बेटा, तो ये थे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स। थैंक्स।